नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्यासी आत्मा में। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर गोपाल ने भेजी है, जो कि पेशे से एक रिक्शा चालक है। तो चलिए अब यह कहानी गोपाल की जुबानी ही सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है। कई बार सोचता हूं उस रात को भुला दूं, पर जितना भूलने की कोशिश करता हूं उतनी ही तेजी से वो औरत मेरी यादों में लौट आती है। उस रात जो मैंने देखा, सुना और महसूस किया, वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी और शायद मेरी भी नहीं थी। साल था 2005। मैं रिक्शा चलाता था। छोटा सा परिवार और बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थीं। उस जमाने में मोबाइल नहीं था, बस लोगों की आवाज और रास्तों पर भरोसा रहता था। उस रात बारिश हुई थी। मिट्टी में गीली सड़कों की बू और हर जगह अंधेरा। पूरा इलाका वीरान पड़ा था। बिजली कई घंटे से गुल थी। करीब रात के 12:15 हो चुके थे। मैं घर लौट रहा था। अचानक एक मोड़ पर मेरा रिक्शा खुद ब खुद रुक गया। हवा में कुछ अजीब था, जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी ठीक सामने एक पेड़ के नीचे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। सिर झुका हुआ, बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए और पैरों से धुआं उठ रहा था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, ना इधर ना उधर, बस जैसे मेरे लिए ही इंतजार कर रही हो। अचानक वो चली, एकदम चुपचाप, और मेरे रिक्शे के पास आकर बोली, उधर छोड़ दोगे? उसकी आवाज जैसे किसी कुएं के अंदर से आ रही हो, धीमी, गूंजती हुई। मैं कांप गया, पर सिर हिला दिया। जैसे ही वो बैठी, रिक्शे में से सीलन और सड़े मांस की बू आने लगी। मैंने डरते हुए पूछा, कहां जाना है मैडम? वो बोली, जहां मैं कहूं वहीं मोड़ लेना। उसके बैठते ही मेरा रिक्शा अचानक भारी हो गया और हवा इतनी ठंडी हो गई कि मेरी उंगलियां सुन्न होने लगीं। सड़कें सूनी थीं और अजीब बात यह थी कि जो रास्ता मैं रोज देखता था वो आज बदला बदला सा लग रहा था। हर तरफ धुंध, और मेरे पीछे बैठी वो मैडम बिना हिले डुले बैठी थी। कुछ मिनट बाद मैंने शीशे में झांक कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। रिक्शा चल रहा था, वजन था, लेकिन सीट खाली थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैडम? और तभी मेरी गर्दन के पास एक सांस महसूस हुई। मैं यहीं हूं। मैंने एक झटके से रिक्शा रोका, पीछे देखा। वो वहां बैठी थी, मगर अब उसकी आंखें दिख रही थीं, सिर्फ सफेद, बिना पुतलियों के, बस 2 उजली गोलियां मुझे घूरती हुई। और तभी उसने धीरे धीरे हंसना शुरू किया, और उसकी हंसी जैसे चारों तरफ गूंज उठी, पेड़ों में से जैसे कोई जवाब में हंस रहा हो। मैंने कुछ नहीं सोचा, बस रिक्शा मोड़ा और पूरी ताकत से भाग निकला। सांसें अटक गई थीं, आंखें छलकने लगी थीं। पर जब घर पहुंचा, रिक्शा की पिछली सीट पर अब भी गीली मिट्टी और सफेद बालों का एक गुच्छा पड़ा था। उस रात के बाद मैंने कसम खा ली थी कि उधर के रास्ते पर नहीं जाऊंगा। रात में रिक्शा चलाना बंद कर दिया। बीवी से भी कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, अब रात को नहीं निकलूंगा। लेकिन डर तो तभी तक ठहरा रहता है जब तक वो तुम्हारी हदों में बंधा हो, और अब वो डर मेरी हदें लांघ चुका था। अगले दिन दोपहर के 3 बजे थे। धूप तेज थी, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मैं रेलवे स्टेशन के बाहर सवारियों का इंतजार कर रहा था। तभी मेरी नजर भीड़ में एक चेहरे पर पड़ी। वो वही मैडम थी, सफेद साड़ी, खुले बाल। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, जैसे किसी लाश पर लाल बिंदी टाकी गई हो। वो भीड़ के बीच में थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि लोग उसे देख ही नहीं रहे थे। वो उनके पास से गुजरती और कोई उसे देख ही नहीं पाता। मुझे लगा शायद मेरा वहम है। मैंने आंखें मसल लीं, फिर दोबारा देखा। अब वो मेरे सामने खड़ी थी, सिर्फ कुछ कदम दूर, और उसकी आंखों से खून की पतली धारें बह रही थीं। और फिर उस भीड़ में किसी ने मुझे देखा और बोला,
क्या हुआ भाई, कांप क्यों रहे हो? मैंने डरते हुए कहा। वो औरत, देखो देखो ना। वो बोला। कौन औरत? यहां तो कोई नहीं खड़ा। मैंने फिर नजर घुमाई। वो गायब थी। मैंने रिक्शा घुमाया और तेजी से निकल पड़ा, पर हर मोड़ पर, हर नुक्कड़ पर वही चेहरा दिख रहा था। भीड़ में, गली में, पेड़ के पीछे, हर जगह। उस दिन मैं जैसे जिंदा होते हुए भी मरा हुआ सा घर पहुंचा। बीवी ने दरवाजा खोला। मैं अंदर गया और चुपचाप एक कोने में बैठ गया, पसीने में भीगा हुआ, और आंखें बस एक ही तरफ देख रही थीं, जहां कोई नहीं था। रात को नींद नहीं आई। लगातार एक ही आवाज कानों में गूंज रही थी, मैडम, मैडम, मैडम। लग रहा था जैसे कोई हर सांस के साथ मुझे पुकार रहा है। और ठीक रात के 2 बजे घर के दरवाजे पर धीरे धीरे किसी ने खरोच मारनी शुरू की। बीवी और बच्चा सो रहे थे। मैं कांपते हुए उठा और दरवाजे के पास गया, खिड़की से झांका, और उस पल मेरी आत्मा जैसे शरीर से बाहर चली गई। वो बाहर खड़ी थी, सिर झुकाए, खून से सनी उंगलियों से दरवाजा खरोचती हुई और बुदबुदा रही थी। आज दरवाजा खोल दो गोपाल, आज सवारी पूरी करनी है। उस रात दरवाजे पर जो खरोचें थीं, वो अब मेरे दिमाग पर भी बनने लगी थीं। मैं सोता तो सपने में वही मैडम दिखती, और अब नींद से जागने पर भी उसकी परछाई मेरे कमरे में खड़ी रहती थी। मैं कई रातों से ठीक से सो नहीं पाया था। बीवी समझ रही थी कि मैं बीमार हूं, पर सच तो ये था कि मैं बीमार नहीं, बदकिस्मत हो चुका था। तीसरे दिन सुबह 6 बजे मैं उठकर बाहर आया तो देखा मेरा रिक्शा अपने आप आगे की तरफ सरक रहा है। कोई उसमें नहीं बैठा था, फिर भी वो खुद ब खुद सरकता जा रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने धक्का दिया हो। मैं दौड़कर गया और जैसे ही उसे पकड़ा, सड़क के किनारे पड़े पानी में मुझे अपनी परछाई के पीछे एक और परछाई नजर आई। एक औरत मेरी पीठ के ठीक पीछे खड़ी थी। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, पर उस पल मेरी रीढ़ की हड्डी जैसे बर्फ बन गई। कसम से कह रहा हूं, उस दिन पहली बार मैंने अपने ही साये से डर महसूस किया। मैंने सोचा, चलो थोड़ा मन बहलाने के लिए सवारी करता हूं। दिन का उजाला था, लोग चहल पहल में थे। मन में सोचा कि शायद सब ठीक हो जाएगा। एक अंकल को बैठाकर स्टेशन की तरफ निकला, पर रास्ते में अचानक मेरा रिक्शा खुद भारी हो गया, जैसे किसी और ने भी बिना पूछे उसमें जगह ले ली हो। मैंने बिना पीछे देखे ही कह दिया, मैडम, पहले वाले को छोड़ लूं, फिर चलेंगे। और तभी मेरे शरीर में एक झटका सा लगा, क्योंकि मैंने पीछे देखा ही नहीं था और मैंने खुद ब खुद मैडम बोल दिया था। मैंने पीछे झांक कर देखा, पीछे कोई नहीं था। अंकल घबरा कर बोले, किससे बात कर रहा है बेटा? मैं कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उन्हें छोड़कर आया और सीधा मंदिर चला गया। मंदिर में जब अंदर गया तो पंडित जी ने मुझे देखा और बोले, तेरे साथ कौन आया है? मैंने कहा, मैं अकेला हूं। पंडित जी ने बस एक बात कही, तो पीछे से हट जा, वो सीधा देवता की मूर्ति को देख रही है। उस दिन मंदिर से लौटने के बाद मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। बीवी डरी हुई थी, बेटा सहमा हुआ था। रात के करीब 1:30 होंगे। मैं जैसे तैसे नींद में जाने ही वाला था, तभी मेरे बेटे की चीख से पूरा घर गूंज उठा, पापा, वो मेरे बाल खींच रही है। मैं बदहवास होकर उठा, भागते हुए उसके कमरे में गया। दरवाजा अंदर से बंद था, पर अंदर से बेटा चिल्ला रहा था, पापा, दरवाजा खोलो, वो अंदर है, वो अंदर है। मैंने पूरा जोर लगाकर दरवाजा तोड़ा। भीतर का नजारा देख के मेरी टांगें जवाब दे गईं। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, मैडम अभी गई नहीं है। और बेटा बिस्तर के कोने में सिमटा हुआ कांप रहा था। उसके दोनों गालों पर नाखूनों के ताजा निशान थे, जैसे किसी ने गुस्से में चेहरा नोच डाला हो। बीवी फूट फूट के रोने लगी। मैं कुछ नहीं समझ पाया। तभी बेटा एकदम ठंडी आवाज में बोला, पापा, आज वो कमरे की दीवार के अंदर से आई थी। दीवार में से उसका चेहरा पहले निकला, फिर हाथ, फिर पूरा बदन, और उसने मुझसे कहा, तू अपने पापा को बोलना, अगली सवारी मेरी होगी। मैं सन्न रह गया। मैंने बेटे को सीने से लगाया, पर उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। बीवी के साथ हम तीनों कमरे में बैठ गए। सारी रात जागते रहे, लेकिन रात के करीब 3 बजे हमारे बेडरूम की लाइट अपने आप जल गई। कोई उठकर गया नहीं, बिजली भी नहीं आई थी।
पर लाइट जल गई थी और दीवार पर एक साया दिख रहा था। सिर्फ साया, लंबे बाल, लहराती साड़ी और गर्दन एक तरफ लटकती हुई। बीवी जोर से चिल्लाई, कौन है, कौन है? और उसी वक्त हमारे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। हल्की हल्की हवा अंदर आने लगी और उस हवा में एक आवाज गूंजने लगी, गोपाल, तेरी सवारी अभी बाकी है, मैं वादा पूरा लेने आई हूं। मैंने बेटे की तरफ देखा। उसकी आंखें उल्टी हुई थीं और वो लगातार बुदबुदा रहा था। मैंने उसे झंझोड़ कर उठाया, पप्पू बेटा, क्या हुआ, क्या देखा? पर वो बस कांप रहा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसका बदन पूरी तरह बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। बीवी चिल्ला रही थी, रो रही थी। हमने उसे कसकर पकड़ लिया और तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अगले ही पल दीवार पर वो परछाई फिर दिखी, वही लंबी उलझे बालों वाली, पर इस बार उसका चेहरा भी साफ दिखा। उसका चेहरा मेरी बीवी से मिलता था। मैं जोर से चिल्लाया, कौन है तू, क्या चाहती है? और जवाब आया, तूने मेरा वादा तोड़ा गोपाल। मैंने तुझसे कहा था मुझे उस रात लिफ्ट दे दे, पर तू निकल गया। अब मैं तेरे बेटे के जरिए तुझे खींच लूंगी। मैंने बेटा उठाया और उसे हनुमान चालीसा सुनाता रहा। उसकी हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी, पर अब मेरा दिल बैठा जा रहा था। अगली 2 रातें हमने एक ही कमरे में गुजारी, पर हर रात 3 बजे कुछ न कुछ होता ही था। कभी खिड़की खुद ब खुद खुल जाती, कभी रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज आती, और सबसे डरावना, मेरी बीवी अब नींद में चलने लगी थी। तीसरी रात की बात है, मैं जाग रहा था, तभी देखा मेरी बीवी चुपचाप उठी और बेटे के सिर के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें बंद थीं, पर होंठ हिल रहे थे। मैं पास गया तो उसकी जुबान से एक अजीब सी आवाज निकली, अब तेरा भी नंबर है बच्चा, चल उस रास्ते पे जहां तेरा बाप मुझे छोड़ गया था। मैं कांपते हुए पीछे हटा और तभी मेरी बीवी के हाथ खुद ब खुद ऊपर उठ गए, मानो वो किसी का गला दबाने जा रही हो। मैंने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा, जोर से झिंझोड़ा। वो अचानक होश में आ गई। उसे कुछ याद नहीं था। वो बस एक बात बोली, मैंने सपना देखा कि एक औरत मुझे कह रही थी, अगर तूने गोपाल को उस रास्ते पे नहीं भेजा तो मैं तुझसे तेरे बेटे को ले जाऊंगी। अब बात सपनों से निकलकर हकीकत बन गई थी। वो औरत, वो मैडम हमारे घर के हर कोने में थी। अब सिर्फ एक रास्ता बचा था। मैं खुद उस रात दोबारा उसी रास्ते पर जाने वाला था जहां मैंने उसे पहली बार देखा था। मैं जानता था अब पीछे हटने का वक्त नहीं था। अगर मैंने खुद उस रास्ते पर जाकर उसका सामना नहीं किया तो अगली रात वो मेरे बेटे को ले जाएगी। अब डर के सामने जाना जरूरी था। रात के 2 बज चुके थे। मैंने अपनी बीवी और बेटे को अंदर कमरे में बंद किया और गंगा जल की छोटी शीशी जेब में रखी। रुई में हनुमान चालीसा लपेटी और कमर में बांधी और फिर रिक्शा लिया। जैसे ही मैं गली से निकला, पूरे मोहल्ले की बत्तियां गुल हो गईं। सिर्फ मेरी रिक्शा की हेडलाइट जल रही थी। जैसे ही मैं उस पुराने सुनसान जंगल वाले मोड़ की ओर बढ़ा, हर पेड़ अजीब अजीब आवाजें करने लगा, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, आ गया, गोपाल आ गया, अब लौट नहीं पाएगा। रास्ता एकदम खाली था। हवा इतनी ठंडी कि मेरी उंगलियां सुन्न होने लगीं और तभी मेरे रिक्शे की पिछली सीट से खट्टर पटर की आवाज आने लगी। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, पर पीछे की सीट गीली थी, जैसे किसी ने अभी अभी बैठकर उठने की कोशिश की हो। मैंने आंखें कसकर बंद की, हिम्मत जुटाई और बोला, कौन है, सामने आओ। जैसे ही मैंने सामने देखा, वो खड़ी थी, एक पतली लंबी औरत, उलझे बाल, पूरा चेहरा ढंका हुआ, सफेद साड़ी में भीगी हुई। रिक्शे की हेडलाइट में उसका चेहरा धीरे धीरे दिखने लगा और वो सीधा मेरे सामने आकर बोली, गोपाल, तू फिर आ गया, चल अब सवारी पूरी करनी है। मैं कांपते हुए बोला, तू क्या चाहती है, क्यों मेरे पीछे पड़ी है? वो मुस्कुराई और जैसे ही उसने चेहरा उठाया, उसका आधा चेहरा जला हुआ था और आधा मेरी बीवी जैसा था और बोली, क्योंकि तूने मुझे मना किया था उस रात, और जब कोई मेरी सवारी अधूरी छोड़ देता है मैं उसका पूरा जीवन ले जाती हूं। मैंने जल्दी से गंगा जल निकाला और उस पर छिड़का। शरीर की हर हड्डी कांप गई। वो जोर से चीखी, चला जा यहां से, पर याद रख, अब तेरा नाम मेरे खून में है, तेरी बीवी में है, तेरे बेटे में है, तू किसी को नहीं बचा पाएगा। और फिर वो ऐसे गायब हुई जैसे धुएं में बदल गई हो। मैंने रिक्शा मोड़ा और पूरी ताकत से दौड़ाया।
मैं जैसे तैसे उस रात घर लौटा, पर दिल को साफ समझ आ गया था, रिक्शा खाली नहीं था, मैं अकेला नहीं लौटा। वो औरत, वो मैडम अब हमारे साथ थी। जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला, मुझे अंदर से एक तेज चमकती रोशनी दिखाई दी। मेरी बीवी कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर उसमें कोई जिंदगी नहीं थी। और बेटा साफ साफ अपनी उंगलियों से दीवार पर कुछ लिख रहा था। मैं पास गया। दीवार पर लिखा था, मैडम अब इस घर में रहती हैं। मैं कांपते हुए चिल्लाया, कौन लिखवा रहा है ये सब? क्या कर रहे हो तुम लोग? बेटा मेरी तरफ पलटा और उसकी आंखें सफेद थीं, पूरी सफेद, काली पुतली गायब। वो बोला, पापा आज मैडम आई थी। उन्होंने मम्मी से कहा कि अब वो हमारी हो गई हैं और अब मैं भी उनका बनने वाला हूं। ये सुनकर मेरी सांस जैसे रुक गई थी। मैंने बेटे को उठाया और बीवी की ओर दौड़ा, पर तभी कमरे की लाइट फटाक से बंद हो गई और पूरे घर में गूंजा, गोपाल अब देर हो चुकी है। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया, पर सामने जो देखा, मेरी आत्मा कांप उठी। बीवी हवा में 3 फीट ऊपर लटक रही थी। उसकी गर्दन बाईं ओर मुड़ी हुई थी, आंखें आधी बंद, और होंठों से धीरे धीरे निकला, क्यों नहीं छोड़ा था मुझे उस रात? अब देख, मैं तुझे रोज तड़पाऊंगी। मैंने गंगा जल निकाला और पूरे कमरे में छिड़कना शुरू किया। बीवी जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बेटा जोर से चीखने लगा। मैंने दोनों को कमरे में बंद किया और बाहर आया। अब यह घर घर नहीं रहा था, यह किसी और का ठिकाना बन चुका था। रात के 3 बज चुके थे। दीवार पर फिर से वही परछाई दिखी, पर इस बार उसके साथ 2 और परछाइयां थीं, एक औरत और एक बच्चा। अचानक आवाज आई, गोपाल अब तू अकेला नहीं है, अब हम 3 हैं और तू अकेला। हम तेरे अंदर भी उतरेंगे, फिर तुझे पूरी तरह खाली कर देंगे। मैं अब टूट चुका था। मेरी बीवी, मेरा बच्चा, सब कुछ धीरे धीरे किसी और के कब्जे में जा रहा था। और सबसे खौफनाक बात, अब मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं हूं या कोई और। रात भर उस कमरे के कोने में बैठा रहा। बेटा दीवार की ओर मुंह करके सो रहा था, पर नींद में भी बोल रहा था, मैडम अब पापा भी हमारे हो गए। बीवी सुबह उठी तो उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे और उसकी हथेली पर सिंदूर से लिखा था, मुझे मत रोको, अब मैं किसी बाबा, किसी ओंझा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। मैं सीधा गया झाड़ियों के पीछे, पुराने खंडहर वाले इलाके में, जहां तांत्रिक सूरजनाथ बैठता था। कहते हैं जहां से लोग लौटते नहीं, वहां से ये तांत्रिक आत्माओं को घसीट लाता है। मैं वहां पहुंचा तो तांत्रिक पहले से बाहर बैठा था, जैसे उसे मेरे आने का इंतजार था। उसने मेरी आंखों में देखा और बगैर कुछ पूछे बोला, तेरे साथ 3 नहीं 4 हैं, एक तेरे आगे चलता है और एक अब तेरे अंदर बैठ चुका है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कांपते हुए बोला, मैडम कौन है, क्या चाहती है? तांत्रिक ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र पढ़े और फिर जोर से आंखें खोली और बोले, मैडम कोई आत्मा नहीं, वो एक औरत थी जिसे 100 साल पहले जिंदा जलाया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने रियासत के राजा की सवारी करने से मना किया था। उसी दिन उसने मरते वक्त शाप दिया था, जो भी मेरी सवारी अधूरी छोड़ेगा, मैं उसे और उसके कुल को जलती हुई रातों में घसीटूंगी। मैं सन्न रह गया। तेरा बेटा, तू और तेरी बीवी, तीनों की आत्मा अब उसकी सवारी है। और सबसे भयानक बात, वो अब किसी और शरीर की मोहताज नहीं रही। वो अब ध्यान में घुसती है, सपनों में, दिमाग में, और फिर शरीर को खुद बना लेती है। तांत्रिक उठा, अपनी थैली से एक पुराना लोहे का आईना निकाला, बोला, घर लौट और इस आईने को उस कमरे में रख, फिर जो दिखे मत घबरा, क्योंकि उस रात तुझे खुद अपनी सूरत में वो दिखाई देगी। और याद रखना, अगर तूने डर के मारे आंखें बंद कर ली तो हमेशा के लिए उसी आईने में कैद हो जाएगा। मैं घर लौटा। रात के ठीक 2:59 पर उस आईने को कमरे में रखा। घड़ी की सुई जैसे ही 3 पर आई, आईने में धुंध सी बनने लगी और फिर एक चेहरा दिखा, आधा मेरा, आधा जला हुआ, मुस्कुराता हुआ। तू अब मुझसे भाग नहीं सकता गोपाल, अब तू मैं है और मैं तू। आईने की दरारों से खून टपकने लगा, कमरे की लाइटें फटने लगीं
बेटा अपने आप उठकर बोलने लगा, पापा आज हम सब मैडम बन जाएं क्या? बहुत मजा आएगा। बेटे की वो बात सुनकर जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ भर गई हो। मैं पीछे पलटा तो देखा बीवी अपनी साड़ी में खुद को बांध रही थी और मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं चिल्लाया, सीमा क्या कर रही हो? रोको ये सब। लेकिन उसकी आंखें जैसे शरीर में नहीं कहीं और देख रही थीं। वो फर्श पर बैठ गई और तेल की बोतल को अपने ऊपर उड़ेलने लगी। बेटा उछलकर खड़ा हुआ, हाथ में माचिस थी और बोला, पापा मैडम ने कहा है अब आग ही रास्ता है, आप डरना मत, सब ठीक होगा। मैं बिजली की रफ्तार से भागा, बेटे के हाथ से माचिस छीनी, बीवी को गले से पकड़ा और जोर से हिलाया। सीमा सुन, देख मैं हूं गोपाल, तेरा पति, वापस आ, देख मेरी आंखों में। उसकी आंखें एक पल को झपकीं और जैसे ही खुली वो जोर से चीख पड़ी, गोपाल भाग, मैडम आ गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। आईना फर्श पर गिरा और उसमें से धुआं निकलने लगा। धुएं के बीच से एक काली साया उभरी जिसका चेहरा जले हुए मांस, पिघली चमड़ी और टेढ़े होठों से बना था। मैंने कहा था ना गोपाल, सवारी अधूरी नहीं रहनी चाहिए थी। अब तू, तेरी बीवी और ये बच्चा तीनों पूरा करेंगे मेरा सफर। मैंने जोर से तांत्रिक वाला आईना उठाया, साया की तरफ घुमाया। जैसे ही आईना उसके चेहरे के पास आया, उसने जोर से चीख मारी, ऐसी चीख जो कान फाड़ दे। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, टीवी अपने आप चालू हुआ और स्क्रीन पर वही जंगल का रास्ता दिखने लगा। टीवी से आवाज आई, गोपाल जहां ये सब शुरू हुआ था वहीं खत्म होगा। तूने मुझे रुकने को कहा, अब मैं तुझे चलने को कह रही हूं। वापस आ उसी जंगल में और अपने बेटे को बचा, वरना अगली सवारी तेरे जैसे 100 रिक्शा वाले होंगे। मैं समझ गया, अब खेल मेरे घर के भीतर नहीं, जंगल की आग में खेला जाएगा। मैंने सीमा और बेटे को तांत्रिक के पास भेजा और खुद उसी रास्ते पर निकला पड़ा। जहां पहली बार मैडम ने मेरा रिक्शा रोका था, मैं उसी सुनसान रास्ते पर था। जंगल की पगडंडी पर सिर्फ मोबाइल की टॉर्च और दिल की धड़कन साथ थी। जैसे ही मोड़ पर पहुंचा, मेरे सामने अचानक एक पुराना रिक्शा खड़ा दिखा। रिक्शे की सीट पर एक लड़की की जली हुई लाश बैठी थी और उसके गले में मेरी बीवी का मंगलसूत्र था। उस लाश ने गर्दन घुमाकर मेरी ओर देखा और बोली, तू अब नहीं बचेगा गोपाल, अब तेरा आखिरी सफर शुरू हो गया है। उसकी आवाज जैसे ही मेरे कानों में पड़ी, पैर थरथराने लगे, जैसे शरीर की नसों में बर्फ दौड़ गई हो और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला, लेकिन जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाया, जमीन खिसक गई। मैं किसी गड्ढे में गिर गया और जैसे ही नीचे पहुंचा, चारों ओर लाल जलती हुई मशालें जल गईं और उनके बीच खड़ी थीं वो मैडम, पूरी तरह जली हुई मगर मुस्कुराती हुई। वो बोली, गोपाल तू बहुत भागा, बहुत लड़ा, लेकिन तेरा रास्ता मेरी सवारी से ही होकर निकलता है। उसने हाथ उठाया और पीछे से आई हजारों चीखें, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ विलाप कर रही हों। उसने मेरी आंखों में देखा और तभी मेरा बेटा सामने आ गया, बिल्कुल शांत, बिना पलकें झपकाए, और बोला, पापा मुझे उनके साथ जाना है, वहां सब बच्चे हंसते हैं, खेलते हैं, जलते हैं। मैं चिल्लाया, नहीं, तुझे मैं वापस ले जाऊंगा, चाहे जान चली जाए। मैडम ने झुककर मेरी ओर देखा और बोली, फिर चल गोपाल, जला इस रास्ते को। अगर तुझमें हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखा, लेकिन याद रख, ये आग अब केवल शरीर नहीं जलाएगी, तेरी आत्मा भी भस्म हो जाएगी। तभी मुझे याद आया, तांत्रिक ने कहा था, उसकी आत्मा को आईने में कैद कर दो, लेकिन जलाना पड़ेगा तेरी आखिरी याद को। मैंने कांपते हाथों से बीवी का मंगलसूत्र निकाला, जो अब तक मेरी जेब में था। मैंने उसे उस आईने पर लपेटा और आग लगा दी। आग लगी और पूरा जंगल चीखने लगा, जैसे हर पेड़, हर पत्ता कह रहा हो, गोपाल ये तेरा अंत है। मैडम की आंखों से खून बहने लगा। उसने दोनों हाथ ऊपर किए, पूरा जंगल जलने लगा, लेकिन उस आग में वो जलने लगी, चीखें, जलती चमड़ी और आईने में खींचती उसकी आत्मा। नहीं गोपाल, रुक जा, तेरा बेटा भी जा रहा है। मैंने पीछे देखा, बेटा हवा में ऊपर उठ चुका था। मैडम उसे खींच रही थी। मैंने दौड़कर आईना फेंका और बेटे को पकड़ लिया। एक जोरदार धमाका हुआ। मैडम की आत्मा आईने में बंद हुई और वो आईना खुद ब खुद
जमीन के अंदर धंस गया। जंगल शांत हो गया। मैंने बेटे को सीने से लगाया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन वो जिंदा था। 3 महीने बाद हम अब उस गांव को छोड़ चुके हैं। बीवी अब भी कुछ नहीं बोलती, लेकिन जिंदा है। बेटा अक्सर नींद में बोलता है, मैडम आ गई पापा, आज हम कहां चलेंगे? मैं चुप रहता हूं। हर दिन वही रास्ता याद आता है, जहां एक सवारी अधूरी रह गई थी। और आज भी अगर कोई उस सुनसान जंगल में रात के 2:30 बजे रिक्शा लेकर जाए, तो पीछे से कोई धीमी आवाज जरूर आती है, भैया स्टेशन चलोगे? कहानी तो यहीं खत्म हुई, लेकिन हर अंत एक नए डर की शुरुआत होता है। मैं तो बच गया, पर उस रात जंगल में जो कुछ छोड़ा गया, वो अब भी वहां सांस लेता है। जो जल गया वो मरा नहीं, वो राख बनकर उड़ता है और अगले शिकार की तलाश में भटकता है। रात को अगर कभी अकेले निकलो और पीछे से कोई धीमी सी आवाज आए, भैया स्टेशन चलोगे? तो समझ जाना वो लौट आई है, और इस बार रिक्शा तुम्हारे लिए रुका है। अगर ये कहानी सुनकर आपकी सांसें रुक गई हों, तो सोचिए अगली बार क्या होगा। सब्सक्राइब कीजिए प्यासी आत्मा को, क्योंकि हम वही सुनाते हैं जो कहा नहीं जाता, बस महसूस किया जाता है। और याद रखिए, जब तक तुम डरते रहोगे, तब तक वो जिंदा रहेगी। अगली कहानी में दरवाजा फिर खुलेगा, और अगली दस्तक शायद तुम्हारे दरवाजे पर हो।